वेलकम टू आनंद परमा क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले आधुनिक भारत में मैं आप लोगों को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ऊपर राइट हैंड पे, आप लोग वहां पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। आज रहेगा लेक्चर तृतीय गोलमेज सम्मेलन और भारत सरकार अधिनियम 1935। इनके बारे में विस्तार से समझेंगे कि क्या क्या था तृतीय गोलमेज सम्मेलन, किन किन लोगों ने भाग लिया। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? चलो देखते हैं। यह है गोलमेज सम्मेलन। गोल मतलब राउंड और मेज मतलब टेबल, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रहता था। इसमें गोल मेज रहती थी और इसके साइड में सभी लोग बैठे रहते थे। देखो ये अपने गांधी जी है। ठीक, क्लियर है इतनी बातें? चल अब देखो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला, तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक ये चला था। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि इसमें कांग्रेस को आमंत्रित ही नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? इसके पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो इसमें पहली बार किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय, इन लोगों ने भाग लिया था। तो इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। क्यों? क्योंकि जिन्ना जो है वो अपनी 14 सूत्री मांगे उन पर अड़े थे, और भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि जो एससी लोग हैं, अनुसूचित जाति हैं, इनको पृथक निर्वाचक मंडल की जो है मतलब स्वतंत्रता दी जाए। गांधी जी ने बोला था कि जो एससी के लोग हैं वो कोई अलग नहीं है, वो हिंदू का एक अभिन्न अंग है। तो इन्हीं बातों से जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो थोड़ा कैंसिल हो गया था, मतलब ये मान के चलिए असफल रहा था। ठीक है, क्लियर है की बात है? अब जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इसमें भैया कांग्रेस को बुलाया नहीं गया था। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? क्योंकि अंग्रेज़ों को पता लग गया था कि भारतीयों में एकता नहीं है, भारतीय लोग खुद जो है वो टूट रहे हैं, वो बिखर रहे हैं और अपनी अपनी बात मनवाने के लिए अड़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? एक व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। कभी पूछे आपसे कि वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड वेलिंगटन, और भारत सचिव कौन थे? तो सैमुअल हॉल। क्लियर इतनी बात है? ये जो सैमुअल हॉल और वेलिंगटन, ये दोनों के दोनों ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी थे ऐसे कैसे। ठीक, ब्रिटिश सरकार जो है उसने श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र क्या होता था? ये मान के चलो एक जो है सफ़ेद कागज हुआ करता था। ठीक है, जो गोलमेज सम्मेलन का क्या था भैया? निष्कर्ष। क्यों निष्कर्ष? मतलब इसलिए निकलेगा क्योंकि कुल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3, तो ये आखिरी था तीसरा। तो ब्रिटिश सरकार को कुछ निष्कर्ष तो निकालना था, और इसी को कहा गया भावी संविधान का प्रारूप। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है इसका जो निष्कर्ष था, इससे साफ स्पष्ट हो गया था कि भारत का जो संविधान है वो किस तरह से होगा। श्वेत पत्र को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति जो है उसमें पेश किया गया, और उसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। क्लियर है इतनी बात है? ये इंग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है, भारत देश की बात नहीं हो रही है। इसकी रिपोर्ट 1933 में आई तथा इसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 जारी हुआ। अब 1935 का अधिनियम जारी हुआ तो इसमें कुछ संघ की बातें होंगी, कुछ राज्य की बातें होंगी, उनको विस्तार में अपन समझते हैं। देखो क्या था भारत सरकार अधिनियम? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की रूपरेखा क्या थी, इसको समझो। भारत सरकार अधिनियम 1919 में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम था, और इसने ये बोला था कि हर 10 साल पर जो है एक अधिनियम आएगा इनकी मतलब जांच के लिए। परंतु साइमन कमीशन 1927 में आ गया था। क्यों? क्योंकि ये मान के चलिए कि भारत में क्यों है, ये मान के चलो कि भारत में जो है बेटा मतलब इंग्लैंड में, सॉरी माफ कीजिए, इंग्लैंड में चुनाव थे 1929 में, इसलिए 1927 में आ गया था और उसका कड़ा विरोध किया गया था, और लाला लाजपत राय को लाठी पड़ी थी और जो है शांत हो गए थे। सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इससे भी कोई मतलब नहीं निकला। पर एक बात समझो, इस 1919 के अधिनियम में केंद्र में 2 चीज़ें थी, एक उच्च सदन था और एक क्या था? निम्न सदन था। ये 1919 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और प्रांतों में द्वैध शासन था। अब द्वैध शासन क्या था? तो द्वैध शासन का ये मतलब है कि एक ही जगह पर जब 2 व्यक्ति शासन करेंगे तो उसको द्वैध शासन कहा जाता था। क्लियर है इतनी बात है? ठीक है। 1919 के अधिनियम से कांग्रेस ने असंतुष्टि जताई, परंतु स्वराज पार्टी ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। हर 10 साल पर प्रांतों में द्वैध शासन की जांच के लिए अधिनियम बनाने की बात कही, परंतु ब्रिटेन में 1929 में चुनाव के कारण 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत आ गया। ये मैं भी बता चुका हूँ आप लोगों को। अब बात समझो, साइमन कमीशन की रिपोर्ट
फिर नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 सूत्री मांग और गोलमेज सम्मेलन, ये इतनी चीज़ें हुई थी उसके बाद 1919 के अधिनियम के बाद। अब 1935 की बात की जाए, देखो समझो, ये अभी तक जो पढ़ाया है ना हमने ये सारा, ये 1919 का था, ठीक है। 1935 में समझ लेना आप लोग। 1919 के अधिनियम में बेटा कांग्रेस मतलब केंद्र में उच्च सदन था, निम्न सदन था भारत में, और प्रांतों में द्वैध शासन था। क्लियर है इतनी बात है, ठीक। चल अब देखो बात समझो, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसकी बातें समझो। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसमें प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके उत्तरदायी सरकार की घोषणा करती है। उत्तरदायी सरकार मतलब कैसा, कि भैया भारत के लोग जो है वो खुद वहाँ का मतलब ये मान के चले कि वहाँ के नियम बना सकते हैं, इसको उत्तरदायी सरकार कहा जाता है, ठीक है। परंतु केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया है। द्वैध शासन मतलब एक तरफ था वायसराय का मंत्रिमंडल और एक तरफ था वायसराय की कार्यकारिणी मंडल। क्लियर है इतनी बातें। संघीय शासन व्यवस्था की जो है स्थापना की गई, और भैया सारा भारत देश जो है वो किसके अधीन रहेगा, संघ के अधीन रहेगा। इसमें कुछ सूचियां बनाई गई, और सूचियों के हिसाब से भैया जो है संघ सूची, राज्य सूची और उसके बाद समवर्ती सूची ये बनाई गई, आगे पढ़ेंगे अपन। संघीय न्यायालय की क्या की गई भैया, स्थापना की गई, कौन से, 1935 के अधिनियम में। क्लियर इतनी बात है, ठीक। चल अब संघीय शासन व्यवस्था क्या थी, देखो अभी हाल देखा अपन ने, ये संघीय शासन व्यवस्था ये क्या थी इसको समझो। संघ में संपूर्ण ब्रिटिश प्रांत, टोटल ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 11। उसके बाद 6 जो है वो कमिश्नरी प्रांत थे और देशी रियासतें थी। क्लियर इतनी बात है। इस संघ में ब्रिटिश प्रांत 11 थे, 6 कमिश्नरी थी और बाकी क्या थी, देशी रियासतें थी। अब शर्त क्या थी इसकी, तो अंग्रेजों ने शर्त रखी कि आधे से अधिक देशी रियासतें जब सहमत होगी तभी जो है वो क्या बनेगा, संघ बनेगा। परंतु देशी रियासतें जो है वो सहमत नहीं हुई, जिस कारण संघ नहीं बन सका। अब भैया देशी रियासतें जो है वो शामिल क्यों नहीं हुई, इन्होंने नाराजगी क्यों जताई, क्योंकि देशी रियासतों में जो है वो रहते थे राजे रजवाड़े, और वो अपना शासन खुद चलाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत एक संघ बने और वहाँ कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने या राष्ट्रपति बने। उनका ये मन था कि हम हमारा राज्य जो है हमारे हिसाब से चलाएंगे और किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करें। हालांकि अंग्रेजों के अंडर में रहकर वो काम कर रहे थे, परंतु उसके बाद भी वो बोल रहे थे कि भारत अगर संघ बन गया और भारत देश स्वतंत्र हो गया तो हमें जो है मतलब ये मान के चलिए किसी व्यक्ति के अंडर में काम करना पड़ेगा, और ये उनको कदापि मतलब ये मंजूर नहीं था। ठीक है, चल अब केंद्र में द्वैध शासन क्या था इसको समझो। एक भाग में गवर्नर जनरल और उसकी परिषद रहेगी जो संरक्षित विषय पर कानून बनाएगी। अब संरक्षित क्या था इसको समझो। संरक्षित विषय ऐसे थे मतलब उसमें खुद जो है या तो गवर्नर जनरल या उसकी परिषद रहेगी, इसके अलावा कोई भी उसमें कानून नहीं बना सकते, मतलब किसी को भी अधिकार नहीं था। इसको कहते हैं संरक्षित विषय। ठीक है, रिजर्व्ड थे ये। ठीक है, अब देखो विषय कौन कौन से थे, तो इसमें प्रतिरक्षा था, विदेश था, ईसाई धर्म था और जनजाति था। क्लियर है, इसमें कानून था, न्यायालय था, इन सब पर भैया ये संरक्षित विषय थे। इस पर गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो है वो केवल कानून बना सकती थी। दूसरे भाग में गवर्नर जनरल था और उसका मंत्रिमंडल था जो हस्तांतरित विषय थे। हस्तांतरित विषय मतलब क्या है कि दूसरों के हाथों में दिए गए विषय। संरक्षित विषय में वो किसी के हाथ में विषय देते नहीं थे, वो खुद कानून बनाते थे। और हस्तांतरित विषय में जो है वो किसी को मतलब बोल देते थे, कोई मंत्री बोल देता कि एक काम करो, अपने नीचे वाले लोगों को बोल देता कि भैया इस पर आप कानून बनाओ और उसकी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करो। परंतु संरक्षित विषय ऐसा रहता था जिसमें ये मान के चलो कि जो व्यक्ति थे, परिषद के लोग थे, वो खुद ही कानून बनाते थे, किसी व्यक्ति से बोलते नहीं थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हस्तांतरित विषय में क्या क्या था, तो पहले भाग को छोड़कर बाकी सभी विषय थे वो सारे के सारे जो है वो हस्तांतरित विषय थे। ठीक है, 1935 के अधिनियम में पहली बार केंद्र में द्वैध शासन लाया गया तथा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। ठीक है, मतलब अगर वायसराय को लगता है कि नहीं यार कुछ शासन अच्छे से नहीं चल रहा है या कुछ नया बिल लाना है तो वो वायसराय अपनी मतलब अनुमति से ला सकता था। उसे इंग्लैंड में भारत सचिव से पूछना नहीं पड़ता था। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। चलो, प्रांतों में स्वायत्त शासन और उत्तरदायी सरकार क्या थी ये समझो आप लोग। तो 1919 में प्रांतों में लगाए गए द्वैध शासन को समाप्त करके वहाँ पे उत्तरदायी सरकार बनाने की अनुमति दी गई, जिसमें सरकार या वायसराय का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ठीक है, 6 प्रांतों में 2 सदन बनाए गए। टोटल प्रांत कितने थे भैया, 11 अभी हाल में बता चुका हूँ आप लोगों को। तो 6 प्रांतों में 2 सदन बनाए गए। कौन कौन से, एक विधान परिषद और एक विधानसभा।
प्रांत मतलब कुल मिला के जैसे अपनो 28 राज्य है ना अभी वर्तमान में, उन राज्यों को ही प्रांत कहा जाता था। ऐसे कैसे प्रांत हुआ करते थे, ठीक है, क्लियर इतनी बात है। तो अब जैसे अशोक के समय पे बेटा टोटल प्रांत कितने थे, 5 प्रांत थे, ठीक। इसने एक कलिंग बनाया था, इसके पहले 4 प्रांत हुआ करते थे, पर इसने कलिंग 5वां बनाया था, ठीक। तो प्रांत मतलब एक तरह से ही मान के चलो कि राज्य। और अपने मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो है केवल क्या है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। मतलब जो अपनी विधानसभा है वो एक सदनी है मध्य प्रदेश की। तो 6 प्रांतों में 2 सदन बनाए गए, एक विधान परिषद और एक विधानसभा, ठीक। बंगाल जो है, ये बंगाल है, बंगाल जो है वो सबसे बड़ा प्रांत था और जिसमें कितनी सीट थी, 250-250 सीट थी। तो एक तो बंगाल था, एक मद्रास था, एक बम्बई था, एक संयुक्त प्रांत है जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, एक असम और एक बिहार, ठीक है। ये थे 6 प्रांत जिनमें क्या थी, विधान परिषद भी थी और विधानसभा भी थी। देखो कौन कौन से, तो एक बंगाल, मद्रास, बम्बई, उसके बाद असम, बिहार। क्लियर है इतनी बात है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। फिर देखो, तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, इन 6 बड़े बड़े प्रांतों में जो है विधान परिषद भी थी और विधानसभा भी थी। बाकी की जो प्रांत कौन कौन से थे, 5-5, तो देखो एक उड़ीसा था, एक सिंध था, एक उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत था जिसमें 50 सीट थी, ये सबसे छोटा था, ठीक है, अफगानिस्तान बॉर्डर से लगा था ये। एक मध्य प्रांत और एक पंजाब। तो 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, इन 5 में केवल विधानसभा थी और बाकी के इन 6 में क्या थी, विधान परिषद और विधानसभा दोनों थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहना और कंटेंट अच्छा लगे तो बेटा ये मान के चलिए कमेंट करते रहना, है ना। मेहनत हमारी है, सफलता आपकी है। चलो आगे समझे। अब भैया शक्तियाँ आई, तो शक्तियाँ कौन कौन सी आई, तो देखो समझो, मैंने संघ सूची, राज्य सूची और प्रांत सूची अभी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो संघ सूची, प्रांत मतलब राज्य सूची और संवर्ती सूची। अब एक बात समझो, क्या क्या था, संघ सूची में केवल जो है वो केंद्र सरकार कानून बना सकती है, यही भारत में अभी हो रहा है वर्तमान में, ठीक है। ये 1935 से लिया गया है। ये कभी पूछा है आप लोगों से कि सूची कहाँ से ली गई है संविधान में, तो ये 1935 के अधिनियम से ली गई है। तो संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना जा सकती है। प्रांतीय सूची या राज्य सूची में केवल प्रांत सरकार या राज्य सरकार कानून बना सकती है। और संवर्ती सूची में अगर बात की जाए तो केंद्र और प्रांत दोनों का कानून बन सकता है, ठीक है। उस समय अगर 1935 की बात की जाए तो संघ सूची में कितने विषय थे, 59, प्रांतीय सूची में 54 और संवर्ती सूची में 36। क्लियर इतनी बात है, आई बात समझ में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि वर्तमान में संघ सूची में, राज्य सूची में और प्रांत संवर्ती सूची में कितने कितने विषय हैं, ठीक है। जो कमेंट बताएगा अगले वीडियो में उसका नाम बोला जाएगा, ठीक है। चल आगे बात करें। अब संघीय न्यायालय क्या था, तो देखो समझो थोड़ा संघीय न्यायालय को, इसको समझो थोड़ा सा। संघीय न्यायालय जो है 1 अक्टूबर 1937 से क्रियाशील हुआ, मतलब इसकी स्थापना हुई। लेकिन यह अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। क्यों? क्योंकि भैया अंतिम अगर कोई फैसला होता था तो वो कहाँ होता था, लंदन में होता था। प्रिंसी काउंसिल लंदन में था, ठीक। मतलब ये मान के चलो कि जो बड़े बड़े मुद्दे थे वो सारे सुनते थे संघीय न्यायालय में, परंतु अगर उसका जो फैसला हुआ करता था वो लंदन में हुआ करता था, ठीक है। संघीय न्यायालय को परामर्शदात्री न्यायालय की मान्यता दी गई, मतलब ये परामर्श देता था किनको, लंदन में देता था, ठीक। इसमें कुल कितने न्यायाधीश थे, 6 थे, तथा मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस क्वेयर थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मॉरिस क्वेयर, ठीक। अन्य प्रावधान क्या क्या थे, तो देखो अभी तक का ये सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 10 भाग और 321 धाराएं थी। ये मैं 1935 के अधिनियम की बात कर रहा हूँ, संघीय न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1935 के अधिनियम में ये सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 10 भाग थे और टोटल धाराएं कितनी थी, 321। यह प्रस्तावना रहित था, इसमें प्रस्तावना नहीं थी। और इसमें 1919 वाले ही बातें मानी गई और इसमें आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया है ना, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या जो है स्थापना हुई। इसकी स्थापना कब हुई और राष्ट्रीयकरण कब हुआ ये मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक। चलो अब समझो आगे। भारत परिषद इंडिया काउंसिल जो है समाप्त कर दिया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो भारत परिषद का जो पद लाया गया था वो 1858 के ब्रिटिश क्राउन में लाया गया था और भारत परिषद जो है समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम से। सिंध तथा उड़ीसा जो है वो नए प्रांत बने। सिंध को बम्बई से अलग किया गया और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग किया गया। क्यों? क्योंकि बर्मा का जो खर्चा होता था वो भारत से जाता था, ठीक है। तो बोले बर्मा को एक काम करो, भारत से अलग कर दो। और महिलाओं को क्या दिया गया भैया, इसमें आरक्षण दिया गया। क्लियर है इतनी बात है, आई बात समझ में? चल
अब अगर आरबीआई की जानकारी चाहिए तो आरबीआई की अगर बात की जाए तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। इसके वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में भैया आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में है शक्तिकांत दास। ठीक है, क्लियर है इतनी बात है? ठीक। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उसके प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर भी बताना और प्रथम भारतीय गवर्नर भी बताना, है ना। ये इस बार पटवारी में पूछा जा चुका है, प्रथम भारतीय गवर्नर। ठीक, ऐसा पूछा था कि आज़ादी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। ठीक, क्लियर है इतनी बात है? तो ये था आप लोगों का 1935 का अधिनियम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा हमारे चैनल आनंद वर्मा क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9575322928 इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा तो आप लोगों को ग्रुप से ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें वीडियो की लिंक मिलती रहेगी। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।